हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और मेरा आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त एंड महत्तम समापवर्त। और मैं इस टॉपिक को एकदम जीरो से बताऊंगा कि जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें इन सब्जेक्टों के बारे में, इन टॉपिकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मतलब छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको एकदम कहा जाए एकदम सिंप्लीफाई करके एकदम जीरो से बताऊं। आइए देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। मेरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं, सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि एलसीएम है क्या चीज़। तो एलसीएम का अर्थात होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। और इससे पहले हम लोग देखेंगे अपवर्त क्या है, समापवर्त क्या है, उसके बाद हम लोग आते हैं लघुत्तम समापवर्त में। अपवर्त या मल्टीपुल कहेंगे। तो अपवर्त से अर्थात ऐसे संख्या से है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि हम किसी भी संख्या का अपवर्त निकाल रहे हैं तो उस दी गई संख्या से वो पूर्णतः विभाजित होता है। तो अगर देखा जाए कि मान लिया जाए कि 5 का हम अपवर्त निकालते हैं, तो 5 का अपवर्त है 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस तरह से बहुत सारे हैं। मतलब किसी भी संख्या का अपवर्त जो है वो अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है। और फिर लेते हैं 6 का अपवर्त। एक और नंबर ले लिए हैं 6, 12 18 24 30 36। इस प्रकार बहुत सारे अपवर्त हैं। अब अपवर्त के बाद में वर्ड यहाँ आ रहा है समापवर्त। समापवर्त का अर्थात है जब दो संख्याओं का अपवर्त निकाल रहे हैं तो उसमें जो भी संख्या मैच कर रहा है उसे उसका हम समापवर्त कहेंगे। जैसे कहा जाए कि 5 के अपवर्त और 6 के अपवर्त में समान अपवर्त कौन सा है, तो इस तरह देखते हैं कि दोनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला संख्या 30 जो है वो मैच कर रहा है। इसके आगे चलते चले जाएंगे तो यहाँ पे 60 ऐसा नंबर आएगा जो दोनों में मैच करेगा। मतलब कहा जाए, और इस प्रकार समान अपवर्त की संख्या जो है वो बढ़ता चलाएगा। ये बहुत सारे ऐसे अपवर्त आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, दोनों में बराबर मतलब मैच करते हों। अगर यूं कहा जाए कि 5 एवं 6 का समापवर्त, तो यहां देखा गया कि फर्स्ट समापवर्त आता है 30, फिर 60, उसके बाद आगे चले जाएंगे फिर और हमको 90 भी मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे अपवर्त मिलेंगे। तो ये 5 और 6 का ये हो गया समापवर्त। लेकिन हमें निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्त। इन समापवर्तों में से भी जो सबसे छोटा है उसे कहेंगे हम लोग लघुत्तम समापवर्त। या यूं कहा जाए कि अगर 5 और 6 का समापवर्त 30, 60, 90 और ये बहुत सारे अनंत तक चला जाएगा। लेकिन यदि इसका लघुत्तम समापवर्त कहा जाए, जो सबसे कॉमन जो मल्टीपुल होगा वो हो जाएगा उसका लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। क्योंकि देखा जाए कि 5 और 6 का अगर कहा जाए समापवर्त की जगह लघुत्तम समापवर्त बताइए, तो सबसे छोटा जो समापवर्त है वो 30 है जो दोनों में मैच कर रहा है। इस बार कहा जाए तो 5 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो होगा 30 या 30। ऐसे साधारणतः दो संख्या ले लेते हैं और उसका हम लोग पहले लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके विधि कितने हैं। तो लघुत्तम समापवर्त के दो विधि हैं और अलग अलग संख्या लेके दोनों विधियों को हम लोग देखेंगे।
अगर 5 लिया जाए, 5 एंड 8 का एलसीएम बताएं। तो सबसे पहले हम लोग 5 के अपवर्त लिखेंगे। अपवर्त मीन्स मल्टीपुल, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 डेस्टेस, इस तरह से बहुत सारे अपवर्त हो जाएंगे। फिर 8 के अपवर्त लिखेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48 डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे 8 के भी अपवर्त हो जाएंगे। इसमें हमें देख रहा है ऐसे अपवर्त जो दोनों में कॉमन है और वो सबसे छोटा है, उसको कहेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखा जाए कि दोनों में सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है, 40 है, जो दोनों में मैच कर रहा है। 5 में भी मैच कर रहा है, 5 का अपवर्त में भी 40 आ रहा है और 8 के अपवर्त में भी 40। अभी और बहुत सारे अपवर्त ऐसे होंगे जो दोनों में मैच करेंगे, लेकिन सबसे न्यूनतम जो है वो 40 है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी अपवर्त जो है एक दूसरे पे मैच नहीं कर रहा है। इसलिए कहा जाए कि 5 एवं 8 का एलसीएम हो जाएगा 40। तो ये दो संख्या दिया गया है, दोनों का एलसीएम जो है वो 40 होगा। इसके बाद देखते हैं कि ये कितने विधि हैं इसके। एलसीएम निकालने के 2 विधि हैं। तो लगभग अधिकतर बच्चों को ये पता होगा कि एलसीएम निकालने के कितने विधि है। ये 2 विधि में पहला जो सबसे स्टैंडर्ड कहा जाए या सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला विधि है वो है भाग विधि। और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब किसी भी संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना हो तो इसके 2 विधि हैं। पहला विधि है भाग विधि, दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब कभी भी हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो किसी भी संख्या गुणनखंड निकालेंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड ही निकाला जाता है। इसलिए अभाज्य अगर नहीं भी लिखे, केवल गुणनखंड विधि कहें तब भी चलेगा। एलसीएम, और उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाग विधि। और भाग विधि जो है ये एलसीएम का सबसे प्रचलित विधि है और सबसे ज़्यादा उपयोग, और कहा जाए कि ये सिंपल भी होता है, आसानी से सॉल्व भी कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाने वाला विधि है वो है भाग विधि। मान ले लेते हैं 15, 18 एवं 20 का एलसीएम बताएं। तो भाग विधि का जब हम लोग प्रयोग करेंगे 15, 18 और 20, इसको अभाज्य संख्याओं से, केवल अभाज्य संख्याओं से, और उसमें भी ध्यान देना है कि पहले सिंपल मतलब छोटे अभाज्य संख्या से लेके हम आगे की ओर बढ़ते हुए इसे भाग देंगे। तो मेरा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। तो देखते हैं 2 से डिवाइड होता है क्या, तो 2 से देखते हैं डिवाइड होता है। तो 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे 15 लिखेंगे। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इसके बाद फिर ये 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम 3 का यूज करेंगे। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 रह जाएगा। फिर 1 3 है तो फिर यहाँ 3 का उपयोग करेंगे। 5 1 5, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 1 1। तो इस पर देखते हैं इसके कितने मतलब एलसीएम किसका लिखेंगे। तो एलसीएम बराबर इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2। जितने भी इसके अभाज्य गुणनखंड हुए सबको हम लोग मल्टीपल में लिखेंगे। 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 × 5।
तो 15, 18 और 20 का एलसीएम जो आ जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 बचे हो जाएगा 180। इसको कहा जाए कि 15, 18 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 180। मतलब 180 ऐसा सबसे छोटा संख्या होगा जो ये तीनों से पूर्णतः विभाजित है। अगर 15 से डिवाइड किया जाए तब भी ये 120 डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तब भी हो जाएगा और 20 से करेंगे तो तभी हो जाएगा। तो इस तरह कहा जाए कि इन संख्याओं का एलसीएम जो है वह 180 होगा। और इसको अब हम देख लेते हैं, पहले भाग विधि से कर लिए, अब लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे कि जो भी संख्या हमें दिया गया है उन संख्याओं का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो भी अभाज्य गुणनखंड में ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लेंगे, उसके बाद सभी अभाज्य गुणनखंड को उसके घातांक के रूप में लिखेंगे, और जो भी घातांक में बड़ा होगा उसी संख्याओं को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड या कुल गुणनखंड भी लिखेंगे तभी चलेगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 5। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, या 3 इंटू ये 5 ही रहेगा, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 दो बार आया है। और उसके बाद है 20। 20 का गुणनखंड देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5। तो देखा जाए इसका एलसीएम निकालते हैं, 15, 18, 20 का एलसीएम। तो जितने भी गुणनखंड निकाले उसे हम लोग घातांक के रूप में लिख दिया। यदि घातांक कुछ नहीं है दैट मीन्स उसका घातांक 1 है, और इसमें से जो भी संख्या इसमें मैच कर रहा है उसमें सबसे बड़ा नंबर को यहाँ लिखेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है उसे भी लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ 3 का स्क्वायर मैच कर रहा है, यहाँ 3 मैच नहीं कर रहा है, तो 3 में क्या मैच किया, 3 का स्क्वायर। फिर 2 देखते हैं, 2 इसमें नहीं है, यहाँ 2 एक है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर 1 है, पावर यहाँ 5 नहीं है, अब 5, तो ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार 15, 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, 3 तिया 9 गुना 4 गुना 5, 9 चौके 36, 36 बचे 180। ये दोनों विधि एलसीएम निकालने का है, भाग विधि, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन इन दोनों में सबसे प्रचलित और सिंपल विधि जो है वो है भाग विधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं एचसीएफ। इसका हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसके पहले हम लोग एलसीएम पढ़ें, लघुत्तम समापवर्त्य, और ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक में यहाँ 2 वर्ड देखिए, यहाँ यूं कह के 3 वर्ड आ रहा है, महत्तम समावर्तक, मतलब अपवर्तक समान, और उसमें भी हमको महत्तम देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पढ़ते हैं अपवर्तक, या फैक्टर कर सकते हैं। अपवर्तक ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। यूं कहा जाए कि अपवर्तक ऐसी संख्या है जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। या कहें हम लोग कि यहां 30 का अपवर्तक लिखते हैं, तो 30 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 9 से नहीं होगा, फिर 10,
15 एंड 30। तो यूं कहा जाए कि 30 के अपवर्तक क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 13 है। और कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 45। तो 45 के अपवर्तक क्या क्या है, 1 तो होगा ही सबका, इसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, फिर 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एवं 45। तो ये दो संख्याओं के अपवर्तक है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं समापवर्तक निकालना। समापवर्तक, तो इसमें देखते हैं कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में समान है, 30 एवं 45 के समापवर्तक देख लेते हैं। इसमें समापवर्तक क्या क्या है, देखिए यहाँ पर 3 दोनों में मैच कर रहा है तो समापवर्तक में 3 आ जाएगा। फिर 5 दोनों में मैच कर रहा है, 5। फिर 15 दोनों में मैच कर रहा है, एवं 15। तो 30 एंड 45 के अपवर्तक ये है, और समापवर्तक जब देखते हैं तो 3 ही मिल रहे हैं, 3, 5 एंड 15। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा समापवर्तक जो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा है उसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, या हिंदी में यूं कहें महत्तम समापवर्तक, या इसको शॉर्ट में कहें म और स, महत्तम समापवर्तक। तो ऐसा संख्या जो दोनों में मैच करा लेकिन सबसे बड़ा है वो हो जाएगा उसका महत्तम समापवर्तक। मतलब 30 एवं 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 15। ये अपवर्तक है लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्या है, 15 है। इसका मतलब है 30 एंड 45 का जो महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा या मसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1515। HCF निकालने के दो विधि हैं। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। और इसमें सबसे प्रचलित जो विधि है वो भाग विधि, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भाग विधि का। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये 24 एवं 36 का HCF निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 24 एवं 36 का HCF। अब हम लोग निकालते हैं 24 और 36 का HCF। तो इसमें देखते हैं जो भी गुणनखंड में जो सबसे बड़ा नंबर दोनों में मैच करेगा, या अगर इससे अधिक नंबर भी ले, मतलब जितने भी हम लोग नंबर लिए हैं उससे जो भी सबसे अधिकतम संख्या मैच करता है वही उसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मैच कर रहा है दोनों में, एंड 3 मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। मतलब इस संख्या का HCF जो होगा वो 12। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद दोनों संख्या में जो भी संख्या मैच करेगा वो दोनों में होना चाहिए, मैच करना चाहिए। लेकिन हम लोग LCM में क्या था, जो मैच करता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मैच करता है उसको भी लिखना था। लेकिन इसमें थोड़ा नियम अलग है, जो भी संख्या दोनों में मैच करेगा उसे हम लिख देंगे, वही हो जाएगा उसका HCF। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मे बी 30
50 और 60 का HCF निकालना है। ठीक है, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड, तीस का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पच्चे 30। अब 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60। अब इसका HCF जो होगा, जो संख्या तीनों में मैच करेगा वही हो जाएगा इसका HCF। तो देख लेते दोनों में क्या क्या मैच कर, तीनों में क्या मैच कर रहा है, 3 2 2 मैच कर रहा है, 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 ये दोनों में मैच कर रहा है लेकिन इसमें नहीं है, उसे छोड़ देंगे। 5 यहाँ पे मैच कर रहा है, 5 एंड 5 इंटू 5 इंटू 2 10। इस प्रकार HCF जो हो गया इस नंबर का वो हो गया 10। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से HCF निकाल लिए। अब देखते हैं भाग विधि। फिर सेम जो एक बना अभाज्य गुणनखंड विधि में जिससे निकाले उसी को हम भाग विधि से निकाल देते हैं। 50 और 30, 50 और 60 का HCF। तो भाग विधि से इसे निकालेंगे तो 30 से 50 को भाग देंगे, 1 टाइम्स आ जाएगा 30, माइनस आ जाएगा 20। फिर नेक्स्ट जिस संख्या से भाग दिया गया था उस संख्या को यहाँ लिख के फिर से भाग देते हैं इसे। 20 से का 20, 10, फिर 20 को हम डिवाइड करेंगे। इस प्रकार का है कि 30 और 50 का जो HCF हो गया वो हो गया 10, और एक और संख्या साथ में दिया गया है 60 का। फिर इस संख्या से 60 को हम लोग भाग करके देखेंगे। 10 से 60 को भाग देंगे, 10 छक 60। इस प्रकार क्या आ गया कि 30, 50 एंड 60 का HCF जो होता है वो हो जाता है 10। इस प्रकार हम लोग दोनों विधि देख लिए, भाग विधि भी देख लिए और अभाज्य गुणनखंड विधि भी देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं भिन्नों का लसा एवं मसा कैसे निकालेंगे, LCM और HCF कैसे निकालेंगे। और इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले भिन्न क्या है, उसके बाद इसका HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यूँ कहा जाए कि जिस संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम लोग भिन्न कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जो हर होगा या क्यूब होगा वो नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब 0 के अलावा कोई भी मान इसमें हो सकता है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग भिन्न कहेंगे और इसके ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब इसी चीज़ का हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। मेरा पहला है भिन्नों का LCM। तो भिन्नों का LCM जो हो जाएगा कि जब भी हम जो भी अंक निकाल रहे हैं, LCM या HCF निकाल रहे हैं, तो हमेशा अंश में सेम चीज़ आएगा, हर में डिफरेंट आ जाएगा। तो भिन्नों का LCM निकाल रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे अंशों का या अंश का LCM मतलब लसा, और हरों का HCF। अगर भिन्नों का LCM निकालना है तो अंश का हमेशा LCM निकालेंगे, हर का HCF निकालेंगे। यदि भिन्नों का HCF निकालना है तो अंशों का HCF निकालेंगे और हरों का LCM निकालेंगे। या यूँ कहें कि भिन्नों का HCF इक्वल टू अंशों का HCF, तो महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड हरों का LCM।
एम। इसमें बस ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी यहाँ पे आएगा वो सेम रहेगा, हर में डिफरेंट हो जाएगा। एलसीएम है तो अंशों का एलसीएम, अगर एचसीएफ है तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम आ जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। 2/3, 4/5 और 6/7 का एलसीएम क्या होगा? तो 2/3, 4/5 एवं 6/7 का एलसीएम इक्वल टू अंशों का एलसीएम और हरों का हो जाएगा एचसीएफ। चूँकि एलसीएम निकालने के लिए बताया गया है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। तो अंश मेरा क्या क्या हो जाएगा? 2, 4 एवं 6 का एलसीएम और हरों का एचसीएफ 3, 5, 7 का एचसीएफ। देख लेते हैं 2, 4 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 और 3, 5 और 7 का एचसीएफ। चूंकि ये तीनों एक अभाज्य संख्या है तो जब भी 3 अभाज्य संख्या एक साथ दिया गया है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इस प्रकार 2/3, 4/5 और 6/7 का जो एलसीएम होगा वो 12/1 अर्थात 12 होगा। इसका एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं। अगर सेम क्वेश्चन का एलसीएम जैसे बताएं वैसे हम इसका एचसीएफ भी निकाल के देख लेते हैं। 2/3, 4/5 एवं 6/7 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए संख्या को इन भिन्नों का बताया गया तो हमेशा अंश का एचसीएफ आएगा और हरों का एलसीएम होगा। दैट मीन्स 2, 4 और 6 का एचसीएफ और 3, 5, 7 का एलसीएम। देखते हैं 2, 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, 4 और 6 तीनों में केवल कॉमन क्या है? 2 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और 3, 5, 7 का एलसीएम, क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है इसलिए सीधे मल्टीपुल कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 दिया 15, 15 7 105, 105। मतलब 2/105 जो होगा वो 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ होगा और इसका एलसीएम क्या आ गया था? 12। तो इस प्रकार ये दो फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करके किसी भी भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम, किसी भी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि कोई संख्या है जिसके आधार समान है और घातांक डिफरेंट है तो उस कंडीशन में उसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? आइए देखते हैं। 3 का पावर 5, 3 का पावर यहाँ 7 है, 3 का पावर 9 है, 3 का पावर यहाँ 11 है, 3 का पावर यहाँ पर 13 है। इस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहले हम नियम बता चुके हैं कि यदि आधार बराबर है तो उसमें जो भी घातांक सबसे अधिक होगा वो उसका एलसीएम होगा और आधार जिसका घातांक सबसे छोटा होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ देख लेते हैं आधार तो सबका सेम है, 3, 3, 3 है ये, लेकिन यहाँ का घातांक सबके डिफरेंट है। तो इस बार देखते हैं कि सबसे बड़ा घातांक जो है वो 3/13 है और सबसे छोटा है 3/5 है। तो इस प्रकार इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इस संख्या का एलसीएम जो सबसे बड़ा आधार समान तो सबसे बड़ा घातांक है तो 3/13 और एचसीएफ हो जाएगा जो सबसे छोटा घातांक है
यह सबसे छोटा पावर है, तो सबसे छोटा पावर वाला संख्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5, या HCF हो जाएगा 3 टू द पावर 5। बस हम लोग को ध्यान रखना है कि आधार समान है तो हाईएस्ट घातांक जो होगा वो उसका LCM होगा, और लोएस्ट घातांक जो होगा वो उसका HCF होगा। बस एक छोटा सा नियम याद रखना है और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दो संख्याएं दी गई हैं और उसमें से किसी एक का LCM और उसमें से दोनों का LCM दिया गया है तो HCF ज्ञात कीजिए। या हो सकता है ये दिया रहे कि दो संख्याओं का LCM और HCF दिया गया है, उसमें से एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यदि दो संख्याओं का LCM और HCF दिया गया है और एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का LCM इंटू दोनों संख्याओं का HCF। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का LCM गुना दोनों संख्याओं का HCF। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मेरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का लसा है 1920 तथा मसा है 16 और इनमें से एक संख्या 128 दिया गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यह क्वेश्चन जो है वो UPSSC 2016 में आ चुका है। तो यहाँ देख लेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों का LCM। फॉर्मूला को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, दोनों संख्याओं का LCM गुना दोनों संख्याओं का HCF। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का LCM गुना दोनों संख्याओं का HCF। तो इसमें पहली संख्या क्या दी गई है 128 और दूसरी संख्या को मे भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, मे भी इसे हम Z मान लेते हैं। तो इसका LCM हो जाएगा 1920 दिया गया है और HCF दिया गया है 16। देयरफॉर Z इक्वल टू 1920 इंटू 16 अपॉन 128। Z का मान क्या हो जाएगा 1920 गुना 60 बटा 128। तो 16 से कट जाएगा 8 बार में, 16 8 128 हो जाता है। फिर 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौके 32 0। तो Z इक्वल टू हो गया 240। तो देखिए आसानी से हमें एक संख्या ज्ञात है और उसका LCM और HCF ज्ञात है तो दूसरी संख्या आसानी से निकल गया। तो यह क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन लगभग एग्जामों में आ ही जाता है। या कोई भी हो, UP PCS हो, बिहार PCS हो, या BSSC हो, SSC हो, या CGL ग्रेजुएशन लेवल या इंटर का हो, कुछ में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का लसा 48 है और उसका मसा जो है वो 8 है और उसमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फिर सेम फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का LCM गुना दोनों संख्याओं का HCF। तो पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा 24, दूसरी संख्या को हम लोग Z मान लेते हैं, दोनों संख्याओं का LCM 48 दिया गया है और मसा HCF जो दिया गया है वो 8 दिया गया है। देयरफॉर Z इक्वल टू 48 इंटू 8 अपॉन 24। Z इक्वल टू आ गया 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा
एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। फिर भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, एलसीएम एवं एचसीएफ। या इसके बाद देखें कि यदि आधार बराबर है और उसके घातांक डिफरेंट हैं तो उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। फिर इसके आगे हम लोग देखें कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग इतने संख्याओं का या इतने प्रकार के क्वेश्चनों को देखें। और इसके बाद और कुछ क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर कि एलसीएम और एचसीएफ के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।